नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य के खंड 2 में व्यावहारिक व्याकरण और रचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस खंड में अपना एक विषय है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। ये कुल 2 अंक का एक प्रश्न पूछते हैं, एक नंबर के 2 अंक पूछते हैं। तो ये भाषा, व्याकरण एवं लिपि से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो आज हमें व्याकरण में यही बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। ये 3 हैं, भाषा अलग है, व्याकरण अलग, लिपि अलग। तो इसमें भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की इकाइयाँ क्या हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है, फिर हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है, हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ हैं, भाषा की क्या विशेषताएं हैं, भाषा के क्या भेद हैं, मौखिक और लिखित। तो इस प्रकार भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दूसरा इसमें व्याकरण है, तो व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, व्याकरण के अंग, ये पूछ ले जाते हैं। फिर तीसरा इसमें बिंदु है लिपि का परिचय, तो इसमें लिपि की परिभाषा पूछते हैं। फिर प्राचीन कौन कौन सी लिपियां हैं, जैसे खरोष्टी है, ब्राह्मी लिपि है। फिर देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। फिर देवनागरी लिपि का नामकरण किस प्रकार हुआ, इसका नामकरण देवनागरी लिपि ही क्यों हुआ, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या दोष हैं, देवनागरी लिपि में क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। इस प्रकार के प्रश्न लिपि में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आज हमें भाषा का जो टॉपिक है इसको पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास यदि 9वीं से 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा एक पुस्तक प्रस्तुत की गई है, उसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। तो यह पुस्तक आपको लेके आनी है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये पुस्तक आपको अपने पास से रखनी है, क्योंकि जो बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वे अधिकतर इसी पुस्तक से पूछे जाते हैं। इस पुस्तक के उदाहरण ही ज्यों के त्यों हमें प्रश्नों में मिल जाते हैं। तो इस पुस्तक का आपको अध्ययन करना है, ये लेके आनी है। इसमें उदाहरण वगैरह ज्यों के त्यों ही मिल जाएंगे। तो आज हमें इसमें पहला जो बिंदु है भाषा, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, पहले भाषा की व्युत्पत्ति किससे हुई है, इसका निर्माण किससे हुआ है। तो संस्कृत की भाष धातु से भाषा धातु का इसका उत्पत्ति हुई है, संस्कृत की भाष धातु से। और भाष धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी। उत्पत्ति हुई है धातु से भाष, और इसका अर्थ है व्यक्त वाणी। तो उत्पत्ति हुई है भाष धातु से और इस शब्द का अर्थ हो गया व्यक्त वाणी। तो इसकी सामान्य परिभाषा है ध्वनि पर आधारित जिस माध्यम से हम अपने भाव और विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। ध्वनि पर आधारित, ऐसे नहीं इशारों में नहीं, ध्वनि पर, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो, लिख करके या फिर बोल करके अपने विचार हैं या अपने भाव हैं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, भाषा कहते हैं। एक परिभाषा और देखो, विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने और तथा मनोभावों को प्रकाशित करने के साधन को भाषा कहते हैं। फिर पतंजलि की परिभाषा दी हुई है कि मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा कहलाती है। यानी जिस वाणी में वर्ण हो उस वाणी को भाषा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा है ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रगटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा यानी ऐसे शब्द जिसमें ध्वनि हो, आवाज़ हो, तो उसके द्वारा विचारों का प्रगटीकरण, अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। सर्वमान्य परिभाषा है कि विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को भाषा कहते हैं। तो ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए 3-4 परिभाषाएं लिखी हैं। इसमें आपको एक तो भाषा शब्द की उत्पत्ति याद रखनी है कि संस्कृत की भाष धातु से हुई है, इसका अर्थ है व्यक्तवाणी। फिर इसकी परिभाषा है, ये परिभाषा आपको जो अच्छी लगे वह परिभाषा आपको याद करनी है, एक ही परिभाषा याद रखनी है। देखो, इसमें संबंधित प्रश्न पूछ जाते हैं, जैसे
2018 में प्रश्न पूछा गया था, खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार को किस प्रकार व्यक्त किया है, जो आगे पढ़ेंगे हम खड़ी बोली ने, यानी खड़ी बोली में किस प्रकार के कौन कौन सी भाषाओं की बोलियों के शब्द उसमें शामिल किए गए हैं। दूसरा उसमें व्याकरण का पूछा था, वो बाद में पढ़ेंगे। एक पूछा प्रश्न 2019 में, भाषा और बोली में क्या अंतर है और भाषा के कौन से दो रूप होते हैं। तो दो रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। और भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो बोली सीमित स्थान पर बोली जाती है और भाषा थोड़ी विस्तृत स्थान पर। देखो मैंने बीच में ये नीचे सर्किल लगा रखा है, ये देखो ये है नीचे बीच बीच में बिंदु है, वह है उपबोली। फिर दूसरा है वह है बोली का और तीसरा है भाषा का। यानी बहुत कम क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोलते हैं वो उसे बोल देंगे उपबोली। फिर थोड़ी ज़्यादा दूर में बोल जाती है उसे बोलेंगे बोली, और ज़्यादा दूर में बोल जाती है तो उसे बोलेंगे भाषा। तो अक्सर 5-7 गाँवों में, 10 गाँवों में जो बोलते हैं उसे उपबोली बोलते हैं। फिर थोड़ा और किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर बाहर जाते हैं तो फिर वो एक क्षेत्र विशेष की बोली हो जाती है। और थोड़ा और आगे किलोमीटर बढ़ते हैं, जैसे 50 किलोमीटर का रेडियस मान लो आप, तो उसमें 100 किलोमीटर के बीच में तो भाषा का निर्माण होता है। तो उपबोली सबसे छोटी चीज़ है, यानी बहुत कम क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोलती है। बोली उससे अधिक क्षेत्र में, और भाषा थोड़ी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि इधर हरियाणा साइड में जाओ तो उसकी बोली में अलग अंतर है, नागौर के जाओगे तो उसके लहजे में अलग अंतर है, इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर जाओ तो उसकी बोली में और ही अंतर है, बाड़मेर जैसलमेर जाओगे तो उनकी बोली में भी अंतर है। तो जो एक क्षेत्र विशेष में बोलते हैं, स्थान विशेष में, उसे बोलेंगे बोली। और वह थोड़ा बड़े रूप में, ज़्यादा दूर में बोलने शुरू कर देंगे तो उसे बोल जाएंगे फिर भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं, विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को भाषा कहते हैं। एक ये परिभाषा और एक इसका अर्थ आपको याद रखना है। अब देखो भाषा की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। भाषा की इकाइयाँ 5 इकाई हैं भाषा की। पहला है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। दूसरी है शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि की है, सबसे छोटी इकाई भाषा की, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। तीसरा है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। शब्द के टुकड़े हो सकते हैं अर्थ के आधार पर, लेकिन वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। फिर चौथी है पद। भाषा में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। या दूसरी बात है विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं, जिसमें विभक्ति शामिल हो उसे क्या कहेंगे, पद कहते हैं। पद और शब्द में थोड़ा ही अंतर है। जब अलग अलग कोई शब्द लिखे हुए हों तो वह अलग अलग वर्णों का समूह हो तो वह तो कहलाता है शब्द, और कोई वर्णों का समूह है एक वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो वह शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। फिर भाषा की 5वीं इकाई है वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये भाषा की 5 इकाइयाँ हैं, आपको ये भी याद रखनी है। भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं, 5 हैं। ध्वनि, शब्द, वर्ण और पद और वाक्य, ये 5 इकाइयाँ हैं। अब है बोली। भाषा और बोली में क्या अंतर है, यह प्रश्न पूछा गया था कब, 2019 में। 2019 में आया था प्रश्न, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा की परिभाषा लिखनी है और बोली की परिभाषा लिखनी है। तो बोली में क्या अंतर है, बोली किसे कहते हैं, एक सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के स्थानीय रूप यानी भाषा का एक छोटा रूप है जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, उसे क्या बोलेंगे, बोली कहते हैं। बोली को उपभाषा भी कहते हैं। बोली को उपभाषा भी कहते हैं। अब ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर अंतर लिख रखा है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र असीमित होता है। समझ में आई बात। बोली कम क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है।
बोली अविकसित होती है। बोली में स्थानीय शब्दों का प्रयोग होते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। उसमें व्याकरण के नियमों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वह अविकसित होती है बोली। और भाषा होती है वह विकसित होती है, व्याकरण के आधार पर होती है। तीसरा है, बोली में व्याकरण, शब्दकोश व साहित्य रचना नहीं होती है बोली में, क्योंकि वह एक क्षेत्र विशेष में बदलती है, तो उसका कोई अलग व्याकरण नहीं होता है, उसका कोई शब्दकोश नहीं होता है, और उस बोली में कोई साहित्य रचना भी नहीं होती है। फिर इसमें भाषा में लिखेंगे हमें, भाषा में व्याकरण भी होती है भाषा की, इसका शब्दकोश भी होता है, और इसमें भाषा में साहित्य रचना भी होती है। अब नीचे एक बोर्ड देखो कि जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है। कोई भी बोली भाषा कब बनेगी? जब उसका क्षेत्र, बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, उसमें साहित्य रचना होने लगती है, उसका व्याकरण भी निश्चित हो जाती है, तो वही बोली भाषा बनने लगती है। तो देखो इसमें हमने क्या देखा है, पर ये भाषा की परिभाषा भाषा देखी है कि बास धातु से निर्माण हुआ संस्कृत की। अर्थ है व्यक्त वाणी। इसकी परिभाषा हो जाएगी विचार विनिमय के मौखिक अंग लिखित माध्यम को भाषा कहते हैं। फिर भाषा की इकाइयाँ हैं 5: ध्वनि, शब्द, वर्ण, पद और वाक्य। बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली और भाषा में क्या अंतर है? तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र असीमित होता है। बोली अविकसित होती है, भाषा विकसित होती है। बोली में व्याकरण, शब्दकोश व साहित्य रचना नहीं होती है, जबकि भाषा में व्याकरण, शब्दकोश व साहित्य रचना होती है। और जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, उसमें साहित्य रचना होने लगती है, उसमें व्याकरण भी निश्चित होता है, तो वही बोली क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। अब देखते हैं हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। अब तक हमने जो पढ़ा हुआ तो सिर्फ भाषा के बारे में है कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो हिंदी भाषा है उस भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। हिंदी हमारी राजभाषा है, तो उस राजभाषा का विकास किस प्रकार हुआ। देखो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसे हम वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं, लौकिक संस्कृत भी कहते हैं, ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बोली जाती थी भारत में। फिर दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसे हम पाली भाषा बोलते हैं, ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक के बीच में पाली भाषा का भारत में पाली भाषा को ही भारत में बोलने के रूप में काम में और लिखने के रूप में काम में लिया जाता था। फिर पाली भाषा से प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ, ये 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक लगभग से प्राकृत भाषा का उपयोग भारत में हुआ। फिर प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ, ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का प्रयोग लिया गया। फिर अपभ्रंश भाषा से 3 भाषाएं निकली हैं, कौन कौन सी? एक तो शौरसेनी अपभ्रंश 1 नंबर, दूसरी है अर्धमागधी और तीसरी है मागधी। ये 3 भाषाएं अपभ्रंश से इनका निर्माण हुआ है। फिर शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी 3 भाषाएं हैं। शौरसेनी का 3 भाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी भाषा। अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी और मागधी से निकली बिहारी भाषा। ठीक है, अब देखो पहले हमें ये देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी कौन सी? जिसमें हमारा राजस्थान का भाग भी आता है, पश्चिमी हिंदी। इसमें से देखो ये तीर का निशान लगा रहा है, यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, तो इसमें से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं? खड़ी बोली, जो हमारे बहुत सारा काव्य खड़ी बोली हिंदी भाषा में है, ब्रज भाषा में है, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 भाषाएं निकली हैं पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू और कन्नौजी, ये भाषाएं। फिर जो राजस्थानी भाषा है 2 नंबर पे, इसमें निकली हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी और बागड़ी, ये राजस्थान की भाषाएं हैं। और जो तीसरी है शौरसेनी में पहाड़ी भाषा, पहाड़ी में 3 भाषाएं हैं, पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली और कुमायूनी,
ये क्षेत्र विशेष की भाषाएं हैं। ये सोर से नहीं अपभ्रंश से निकली हैं। और फिर अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में अवधी भाषा, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 3 भाषाओं का निर्माण हुआ पूर्वी हिंदी से। इन 3 भाषाओं का निर्माण हुआ। और फिर मागधी है, मागधी से बिहारी, और बिहारी से 3 भाषा निकली, भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब इसको देखो थोड़ा अलग तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। पश्चिमी हिंदी है, उससे ये भाषाएं निकली। ठीक है, थोड़ा इसको और कलर चेंज करते हैं। राजस्थानी भाषा है, इससे ये भाषाएं निकली। थोड़ा और चेंज करते हैं। और पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी से ये भाषाएं निकली। ठीक है। अब है पूर्वी मागधी। तो पूर्व अर्धमागधी, पूर्वी नहीं, अर्धमागधी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से ये 3 भाषाएं निकली हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर है मागधी बिहारी, तो इससे भी 3 भाषाएं निकली हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये निकली हैं बिहारी भाषाएं से। और ये सब मिल कर के हिंदी भाषा, ये सभी भाषाएं बन कर के मिल कर के इनसे हिंदी भाषा का अपना विकास हुआ है। ये है हिंदी भाषा, ये हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो हम कह सकते हैं हिंदी भाषा का विकास कौन कौन सी भाषाओं से हुआ है। तो पश्चिमी पहाड़ी, यहाँ से शुरू, पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी, बागड़ी, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, इन सभी भाषाओं के मेल से वर्तमान हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो शुरू से हम देखें तो संस्कृत भाषा, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश के 3 रूप, सोर से नहीं अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी, और इनकी जो छोटी छोटी बोलियां हैं, इन सभी के मेल से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो आज हमें भाषा और हिंदी भाषा का विकास पढ़ा है। थोड़ा इसका 10-15 मिनट का एक छोटा सा आपका टॉपिक और बचा हुआ है भाषा का ही, उसका दिन हमें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।